Good evening, students. Hope you all are very well. Today we are going to discuss a poem on page number 53 of your English literature book, that is If Ever I See. So let's start. There is a poem in your book If Ever I See, and it is written by Lydia Maria Child. In this poem, there was a small girl and she saw a nest of bird on the tree bushes. The bird laid some eggs in its nest. Let's see what happens next. आपकी पोएम है पेज नंबर 53 पर आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक में इफ़ एवर आई सी। और इस पोएम को किसने लिखा है? इस पोएम को लिखा है लीडिया मारिया चाइल्ड ने। लीडिया मारिया चाइल्ड कौन थी? लीडिया मारिया चाइल्ड एक अमेरिकन ऑथर थी, अमेरिका की रहने वाली थी, जो बुक्स लिखती थी, जो पोएम्स लिखती थी, और उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे हैं, जैसे द रेबल्स उनके एक नॉवल का नेम है, होबो मॉक ये भी उनकी एक नॉवल का नेम है। उन्होंने आपकी एक पोएम और लिखी है इफ़ एवर आई सी। तो इफ़ एवर आई सी मीनिंग कभी देखूं तो, कभी मैं देखूं तो इसमें क्या होता है? इस पोएम में एक देयर वॉज अ स्मॉल गर्ल इन दिस पोएम, एक छोटी लड़की है इस पोएम में। वो क्या करती है? वो बर्ड्स का नेस्ट देखती है, जो बर्ड्स ने ट्री पर बनाया हुआ है, जो ट्री पर बर्ड्स ने नेस्ट बनाया हुआ है, जो बर्ड्स अपने घोंसले बनाती हैं ट्रीज़ के ऊपर, वो उनको देखती है। और वो क्या करती है? बर्ड्स ने क्योंकि अपना नेस्ट बनाया हुआ है एक ट्री पर, और साथ में उसमें अपने छोटे छोटे एग्स भी दिए हुए हैं, तो वो उन एग्स को भी देखती है। और फिर उसके माइंड में जो थॉट्स आती हैं, जो भी उसके माइंड में ख़याल आते हैं, उनके बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। If ever I see on bush or tree young birds in their pretty nest, I must not in play steal the birds away to grieve their bird's breast. अब वो छोटी सी गर्ल जो है वो उस बर्ड्स के नेस्ट को देखकर, उसमें जो एग्स है उनमें देखकर उनको क्या कहती है कि अगर कभी मैं ये देखूं कि किसी ट्री पर, कि कहीं झाड़ियों पर बहुत ही प्रेटी नेस्ट यंग बर्ड्स ने बनाए हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से नेस्ट बनाए हुए हैं, तो मेरे माइंड में क्या आता है? मेरे माइंड में क्या ख़याल आता है मेरे जहन में? कि मैं उन जो नेस्ट है उसमें जो उसके छोटे छोटे से एग्स हैं और उसके अंदर जो बेबीज़ हैं, क्योंकि एग्स के अंदर बेबीज़ बाहर आएंगे, तो जब वो बेबीज़ बाहर आएंगे मैं उन बेबीज़ को चुरा लूँ, बर्ड्स के पास से उसके बेबीज़ को मैं उन नेस्ट में से चुरा लूँ। तो उसके माइंड में ये थिंकिंग आती है। लेकिन वो क्या सोचती है? टू ग्रीव दियर मदर्स ब्रेस्ट। अब जो उसकी मदर है, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की जो बेबीज़ हैं, वो तो अपने बेबीज़ को बहुत प्यार से रखती हैं। तो वो ये क्या सोचती है कि लेकिन अगर मैं इनको खेल खेल में चुरा लूँगी तो जो मदर हैं, बर्ड्स जो यंग बर्ड्स हैं, उन पर क्या बीतेगी? वो क्या सोचेंगे कि मेरे बेबीज़ को कौन ले गया है? Second paragraph, my mother I know would sorrow so. Should I be stolen away? So I will speak to the birds in my softest words, nor hurt them in my play. अब क्या सोचती है जो स्मॉल गर्ल है? गर्ल सोचती है, वो उस बात को अपने ऊपर लेती है। वो अपने ऊपर कैसे लेती है? वो सोचती है कि मेरी मम्मी भी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और मैं जानती हूँ अगर कोई मुझको चुरा लेगा, अगर कोई मुझे अपनी मम्मी की, मेरी मम्मी के पास से ले जाएगा कहीं दूर, तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा क्या किस में हो जाएंगी? बहुत ज़्यादा गम में हो जाएंगी मेरी मदर। तो इसीलिए इसी तरह बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा गम में हो जाएंगी, उनको बहुत सैड फील होगा कि अगर मैं उनके बेबीज़ को चुरा लेती हूँ। तो क्या डिसाइड करती है? ये सब सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि मैं बर्ड्स से बात करूँगी। सो आई विल स्पीक टू द बर्ड्स। मैं बर्ड्स से बात करूँगी बहुत ही सॉफ्टेस्ट वर्ड्स में, यानी बहुत प्यार से मैं उनकी बर्ड्स से बात करूँगी, और मैं उनको कहूँगी कि मैं तुम्हारे बेबीज़ को नहीं उठाऊँगी, और मैं अपने किसी भी खेल में, किसी भी प्ले में उनको हर्ट नहीं करूँगी, उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। क्योंकि पहले तो उसके माइंड में ये थिंकिंग थी ना, मैं उनके बेबीज़ को उठा लूँगी और फिर उनके साथ खेलूँगी। लेकिन जब वो ये बात अपने ऊपर लेकर सोचती है, वो सोचती है कि मेरी मदर भी तो बहुत परेशान हो जाएंगी अगर कोई मुझे उनके पास से चुरा लेगा। तो इसी तरह यंग बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी अगर कोई उनके बेबीज़ को उठा लेगा। तो इसलिए वो नहीं उठाती है उनको, और वो ये कहती है कि मैं बर्ड्स से बात करूँगी, कि मैं उनके बेबीज़ को नहीं उठाऊँगी, और ना ही अपने प्ले में, किसी भी तरह के प्ले में उनको कोई हर्ट करूँगी। And when they can fly in the bright blue sky, they will warble a song to me, and then if I am sad, it will make me glad to think they are happy and free.
अब वो ये सब सोच लेती है, उसके बाद वो क्या कहती है कि और जब वो उड़ना सीख लेंगे, जब वो बेबीज़ बड़े हो जाएंगे, जब वो उड़ना सीख लेंगे और जब वो बहुत ही ब्राइट ब्लू स्काई में, बिल्कुल साफ चमकते हुए आसमान में जब वो उड़ना सीख लेंगे, उड़ेंगे, तो क्या होगा, वो मेरे लिए एक सॉन्ग गाएंगे। जैसे बर्ड्स सिंगिंग करती हैं, इसी तरह वो मेरे लिए एक सॉन्ग गाएंगे। और जब भी मैं कभी सैड हो जाऊंगी, वो मुझे खुश करेंगे, और क्योंकि वो भी फ्री रहेंगे और हैप्पी होंगे। जब मैं उनको क़ैद नहीं करूंगी तो वो हैप्पी फ़ील करेंगे, फ्री फ़ील करेंगे कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं। तो जब भी कभी मैं सैड हो जाऊंगी तो वो मेरे लिए एक बहुत स्वीट सा सॉन्ग गाएंगे और मुझे खुश कर देंगे। तो ये पोएम थी आपकी इफ़ एवर आई सी, जो किसने लिखी है, लीडिया मारिया चाइल्ड ने। और इस पोएम में का मैसेज क्या है, जो हमारा मेन मैसेज कन्वे करती है, वो ये है, द पोएम अर्जेस अस ऑल टू हेल्प प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल वर्ल्ड सो दैट यंग बर्ड्स कैन ग्रो सेफली एंड फ्राइफली। कि जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए, हमें उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कि जिससे जो हमारी यंग बर्ड्स हैं वो सेफली ग्रो कर सकें और आज़ादी के साथ उड़ सकें। हमें उन्हें क़ैद नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 12 लाइन्स ऑफ पोएम इन योर नोटबुक। आपको अपनी इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में 12 लाइन्स लिखनी है अपनी पोएम की। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम, क्या मैसेज कन्वे करती है हमें, क्या मैसेज मिलता है हमें इस पोएम से। वी शुड प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो हमारी नेचुरल हैबिटेट है, बर्ड्स जो हैं हमारी और एनिमल्स जो हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें हमें प्रिजर्व करना चाहिए, उन्हें इस तरह से क़ैद नहीं करके रखना चाहिए कि वो उड़ ना सके। अगर वो बर्ड्स को के बेबीज़ को अपने पास रख लेते तो वो कैसे उड़ते, वो उड़ नहीं सकते थे। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। वॉट डू दी वर्ड्स ग्रीविंग अ मदर्स ब्रेस्ट मीन, इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। द वर्ड्स ग्रीविंग अ मदर्स ब्रेस्ट मीन मिसिंग देयर मदर्स टच एंड वार्म एम्ब्रेस। इन वर्ड्स का मीनिंग है कि जो उसके बेबीज़ थे, उसके बर्ड्स के जो बेबीज़ थे, वो किस चीज़ को मिस करते, अपनी मदर के टच को। कि जिस तरह से मदर बहुत ही प्यार करती हैं, हमें बहुत प्यार से टच करती है, एंड वार्म एम्ब्रेस होती है, उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड वार्म एम्ब्रेस मीन्स जो हमें बहुत ही प्यार से हमारी मदर हमें गले लगाती है, हमें प्यार करती है, वार्म एम्ब्रेस से, उस चीज़ को वो मिस करते हैं। Why would the birds warble a song in the sky? Does the poet think they will do this especially for her? अब ये क्या कहते हैं, Why would the birds warble a song in the sky? जो birds हैं वो स्काई में गाना क्यों गाती, और क्या पोइट ऐसे सोचती है कि वो स्पेशली बर्ड्स उसके लिए गाना गाती। So the answer is, birds communicate through sounds and they will sing when they are happy and free, which in turn will make the poet happy. अब जो बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स कैसे गाना गाती हैं, जब वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, जब वो एक दूसरे से बात करती हैं, तो उसी को हम ये सोचते हैं कि वो गाना गा रही हैं। वो उन साउंड्स को हम क्या सोचते हैं कि वो सॉन्ग कर रही हैं, और फिर वो सॉन्ग भी करती हैं बाद में। पहले तो कम्युनिकेट भी करती हैं, जैसे हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ऐसे ही बर्ड्स भी करती हैं आपस में बात। और वो दे विल सिंग, वो गाती भी हैं, गाएंगी भी, और फिर वो खुश हो जाएंगी, क्योंकि जब हम खुश होते हैं हम भी कोई गाना गाते हैं। तो इसी तरह से बर्ड्स भी गाती हैं, क्योंकि वो हैप्पी हैं, वो फ्री हैं, उनको वो बिल्कुल आज़ाद हैं, उनको किसी ने क़ैद नहीं किया है। और जब वो हैप्पी होंगी, फ्री होंगी, कोई सॉन्ग गाएंगी, तो क्या होगा, जो पोइट है वो भी खुश हो जाएगी, वो भी ये सोचेगी कि मेरे लिए गाया जा रहा है गाना, भले ही उसके लिए ना गाया जा रहा हो। तो देयर इज़ योर एक्टिविटी वर्क, रीड द पोएम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, आपको पोएम पढ़नी है और एक राइमिंग वर्ड्स की लिस्ट बनानी है। ओके, एंड व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। So a rhyme is a repetition of similar sounding words occurring at the end of lines in poems or songs. जो हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं हमारे, जो हमारे पोएम के लास्ट में, मीन्स जो भी हमारी लाइन होती है उसके लास्ट में जो हमारे वर्ड्स होते हैं। और कैसे वर्ड्स होते हैं, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स लाइक दिस, इफ़ एवर आई सी ऑन बुश और ट्री young birds in their pretty nest, I must not in play steal the birds away. अब देखिए, जब मैंने ये लाइंस रीड की हैं तो इसके लास्ट में हमें कैसा लग रहा है कि सिमिलर वर्ड्स हैं, सी, ट्री, प्ले, अवे। तो ये सिमिलर वर्ड्स लग रहे हैं ना, जो हमारे क्या करते हैं, लाइंस के लास्ट में आते हैं
और वो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, साउंडिंग वर्ड, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं कि सुनने में एक जैसे लगते हैं। प्ले अवे, नेस्ट, ब्रेस्ट, तो ये सिमिलर लग रहे हैं हमें सुनने में, तो इन्हें हम कौन से बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पोएम में आपको इस पोएम को पढ़ना है और जो हमारे लास्ट में आते हैं सेंटेंस के, जो हमारे लास्ट में आते हैं उन वर्ड्स की एक आपको लिस्ट बनानी है। कैसे बनानी है आपको लिस्ट? फॉर एग्जाम्पल प्ले अवे, तो आप यहाँ पर लिख देंगे आंसर में राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स लिखा आपने यहाँ पर। आंसर जब आप लिखेंगे तो राइमिंग वर्ड्स, और फर्स्ट आप कौन सा लिख देंगे, प्ले अवे। फॉर एग्जाम्पल प्ले अवे, ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर इसी तरह आपने सेकंड वर्ड इसमें से फाइंड आउट करना है, नो सो, नो सो। सो इसी तरह आपको जितने भी आपके राइमिंग वर्ड्स हैं आपकी पोयम में, उन सबको फाइंड आउट करना है और आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है। दिस इज़ योर एक्टिविटी वर्क। ओके, so this is your poem, if ever I see. I hope you enjoy the video. Take care all of you. Thanks a lot.